नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो जैसे कि आपको पता चला होगा कि जो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, वो हमने पिछली वीडियो में समाप्त कर दिया। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर में, जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके लिए मैं आपको ये चैप्टर तैयार करवाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहला शब्द आया यहाँ पे चर। अब चर कैसी राशि हुए? चर वे राशि हुए जिनका मान हमेशा बदलता रहे या जिनका मान नियत नहीं होता। जैसे कि हमारे XYZ हुए, ये मान लीजिए हमारे चर राशि। ठीक है, तो चर राशि ये हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है? रैखिक। अब जो कोई हमारे पास समीकरण होगी, अगर उसमें चर राशि की जो घात है अगर वो एक हो, उसे कहते हैं हम रैखिक। भाई मान लो मेरे पास कोई समीकरण है 5x + 3y और बराबर कुछ भी ले लो, 0 ले लो। या देखो यहाँ ध्यान दो, 5x + 3y अगर मैं खाली से इतना लूँ बराबर 0 न लूँ तो है ये बहुपद। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने बराबर इसके कुछ ले लिया तब यह बन गया समीकरण। और रैखिक। रैखिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है। तो ध्यान रखना, किसी समीकरण में यदि किसी चर राशि, किसी या सभी जो भी चर राशि इसमें जितनी भी होगी, इसमें दो चर राशि है, एक तो x और एक y। तो जो चर राशि की घात अगर 1 है तो वो एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण का पता चलेगा। अगर बराबर में कुछ भी दे रखा, 0 हो या फिर 9 हो, कुछ भी हो सके बराबर में, तो वो हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। उसके बाद आता है युग्म। युग्म का मतलब होता है भाई जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा दे देगा, उसे कह देंगे समीकरण युग्म। ठीक है, कोई भी दो समीकरण दे देगा। मान लो पहले समीकरण हमारा 3x + में y और -1 बराबर 0। मान लो एक समीकरण तो ये है हमारे पास में। उसके बाद दूसरा समीकरण मान लो दे दिया 4x - y और -3 और बराबर 0। तो ये जो दो समीकरण दी हमें, इसे कहते हैं हम समीकरण का युग्म दे दिया, क्योंकि दो समीकरण है और इस दो समीकरण को मतलब हम कह सके समीकरण का जोड़ा है हमारे पास। ठीक है, इसे बोलते हैं युग्म। चलो एक बार देखते हैं क्या कुछ ऐसे में। देखो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 या ax + by बराबर c। देखो जो रैखिक समीकरण जो हमारा दो चर वाला हो, उसका रूप ऐसा हो, ax + by + c बराबर 0 ऐसा होगा, या जो c है इधर भी हो सके बराबर c हो। ठीक है, तो ऐसा हो हमारा समीकरण का रूप, जो रैखिक वाला समीकरण हो, मतलब जिसकी घात, देखो यहाँ x की भी घात 1 है, y की भी घात 1, x की घात 1, y की घात 1, तो एक एक घात वाला हो जाए हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, और चर कितने हैं? दो चर, एक तो x है और एक y। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा, जहाँ a, b और c अचर है। अब अचर कैसे हो? देखो चर तो पता चल गया, जिनका मान नियत नहीं होता उसे कहते हैं हम चर। लेकिन जिनका मान नियत हो, जैसे कि अचर। अचर कहा गया, देखो अचर का क्या मतलब है? अचर या वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं तो पिछले हमने जो है चैप्टर में पढ़ ली। कैसी हुआ वास्तविक संख्याएं? आपकी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एक बार और, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये 4-5 तरह की संख्याएं हुए, ये सभी संख्याएं हुए जो हमारी वास्तविक हुए। ठीक है, और यही हुआ हमारी अचर राशि। ठीक है, अब देखो ध्यान दो एक बार, जो हमारा a, b, c अचर मानना, अचर का मतलब है यहाँ सिक संख्याओं से, मतलब 1 2 3 4 5 -2 4 5 रूट में भी हो सके कुछ भी। अगर a का मान लो 5 है तो वो फिर 5 ही रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट है। 5 का मतलब 5 ही है, ये बदलने का नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ एक ही जगह कुछ भी आ सके, 5 6 7, तो वो 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। समझ में आई बात? तो ये है हमारे अचर।
उसके बाद क्या कहा, x और y दो चर राशियां हैं। बिल्कुल, x और y कैसी है हमारी राशि, चर। तो दो चरों में समीकरण यो हमारा बन गया, ऐसे बोल लेंगे हम रैखिक समीकरण। और a b c हमारे हो जाएंगे अचर, मतलब संख्याएं 4 5 6 कुछ भी हो सके। तो जैसे कि यहाँ देखो मैंने लिया था 3x प्लस वाई, तो ये इसके रूप का ही नहीं है, ये बिल्कुल इसके रूप के ये दोनों समीकरण, इन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और x और y दो है जो हमारे चर राशियां हैं। ठीक है, उसके बाद चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। मतलब दो समीकरण का जो युग्म देगा हमें, एक जोड़ा देगा समीकरण का, वो कैसा होगा। देखो वो ऐसा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। और यहाँ भी यही कहा गया कि जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह वास्तविक संख्या हो सके, वो -1 हो, रूट में 3 हो, यानी -3/2 हो, या 5 हो, कुछ भी हो सके, ये सभी तो क्या है, वास्तविक ही तो है। ये परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। 0, देखो यहाँ ध्यान रखना एक बात का कि a बराबर 0 और b बराबर 0 नहीं हो सकता। अगर मान लो सोचो a बराबर मैंने 0 ले लिया, तो a का मान जैसे ही मैंने 0 रखा, x भी क्या हो जाएगा 0, फिर तो ये दो चर में समीकरण रहने का ही नहीं, एक चर राशि तो यही खत्म होगी, क्योंकि 0 की गुणा अगर हम किसी में करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा ना, तो ये तो खत्म हो गया। फिर b की जगह मान लो 0 रखा तो ये भी खत्म, तो फिर ये तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो कुछ रहा ही नहीं, खाली क्या बन गया, बच गया हमारे पास c। का क्या करेंगे हम, हमें चाहिए समीकरण रैखिक समीकरण और दो चर में, तो इसलिए क्या कहा गया कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो समीकरण रैखिक नहीं रहने का, फिर वो खत्म हो जाएगा समीकरण। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा कि ये वास्तविक संख्या है भाई हमारी a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद चलते हैं कंडीशन पे, और क्या क्या स्थिति हो सके इन दो समीकरणों में, हमें क्या क्या स्थिति मिल सके और कहाँ क्या सॉल्यूशन बनेगा, क्या हल होगे उसके। देखो स्थिति क्या है, वे जो दो समीकरण हैं उनके कुछ नाम जो दिए गए वास्तविक संख्या के, जो a1 b1 c1 है, उनमें अनुपात है कुछ। अगर यहाँ पे देखो दो समीकरण अगर हमारे पास है और उनमें जो x का गुणांक है शुरू में, अगर उनके अनुपात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब y का जो गुणांक है b1 b2, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वे जो दोनों समीकरण है वे प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एक दूसरे को वे काटेगी एक बिंदु पे। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है, अरे एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब यहाँ से क्या है कि वो सिर्फ एक ही जगह, उसका एक ही हल होगा, एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी वे, और वे संगत भी है। अब संगत का क्या मतलब हो, देखो जो दो समीकरण हमें देगा उसका कोई ना कोई हल अगर हमें हल मिल गया या उसका हल निकट गया कुछ ना कुछ, तो उसे कह देंगे हम संगत। जिसका कोई ना कोई हल होता है उन समीकरणों को हम संगत कहते हैं। ठीक है, संगत समीकरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या है, अद्वितीय हल, मतलब उसका केवल एक ही हल होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है सिर्फ एक हल। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती है। भाई मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, देखो ऐसे ग्राफीय विधि भी है इसमें। मान लो एक चतुर्थांश है मेरे पास, कार्तीय तल जिसे हम बोलते हैं। तो मान लो एक समीकरण ऐसा गया लिख करके इधर को, ठीक है, इसे बोलते हैं वाई अक्ष और इसे क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है। एक समीकरण मान लो मेरा ये निकल के गया, तो दूसरा ऐसा कहीं ना कहीं टच करके जाएगा, मतलब इसे काट कर जाएगा। ये ऐसे मान लो इसे एक बिंदु पर काट दिया, तो ये वाली जो समीकरण है, ये जो हमारा कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन है, इनका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर दो समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तब उनका जो है a1/a2 वाला अनुपात और b1/b2 वाला अनुपात बराबर नहीं होगा। ये हमारा पहली कंडीशन होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। देख रहे हो,
जो तीनों अनुपात है हमारे A1/A2, B1/B2, C1/C2, C1 C2 हमारे यहाँ अचर होते हैं, ठीक है, ऊपर भी बोल दिया यहाँ जी, यहाँ से क्यों अचर पद में। उसके बाद यहाँ से क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हमारे अगर बराबर आ गए, तीनों अनुपात अगर हमारे बराबर आ गए तो क्या होगा, इसके अनंत हल होंगे। मतलब ये हर बिंदु पर टच कर रहे, हर बिंदु पे, जब वे हर बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे तो इसका मतलब इसके तो बहुत सारे हल हो जाएंगे भाई। अगर वे एक जगह काट रहे तो उसका एक हल, और जब वे हर जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उसके हल कितने हो जाएंगे, उसके हल तो अनंत हो जाएंगे भाई, ठीक है। और क्या कह रहा, संगत है, सॉरी यहाँ पे संगत है। संगत का मतलब इसके हल है, मैंने बताया था ना कि जिन समीकरणों का कोई ना कोई हल होगा वे समीकरण संगत होती है, ठीक है। संपाती भी है। अब संपाती का क्या मतलब है, संपाती का मतलब ये हुआ है कि वे रेखा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। मतलब देखो समझा रहा कैसे, मान लो ये हमारे पास में कर्त्य तल है, ठीक है, और जिस समीकरण की मैं बात कर रहा हूं, मान लो वो समीकरण ये था, ये पहला समीकरण है मान लो मेरा, इसका नाम मान लो L है, तो इसी के ऊपर है वो दूसरा समीकरण भी, इसे बोलते हैं हम संपाती। ये दूसरा समीकरण, इसका मान लो नाम दे दिया M, ये हो जाएगा क्योंकि ये हर बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कितने बिंदु हो सके, इन्फानाइट, अनंत, तो इनके अनंत हल हो सके भाई। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्लियर। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के है तो उसके हल अनंत हो जाएंगे। चलो जी, तीसरा पॉइंट है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है, समझ रहे, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है इन दोनों के अनुपात के, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब वे दोनों समीकरण एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल ही नहीं है इसका मतलब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करने की कहीं। समझ में आ रही बात भाई। मान लो, दोबारा से बना रहा मैं, मान लो मेरे पास एक कर्त्य तल है और यहाँ एक बार और पढ़ लेते हैं कि इसका कोई हल भी नहीं है और असंगत है बिल्कुल। अगर कोई हल होता तो संगत होती, और जब कोई हल ही नहीं है इसका तो इसका मतलब ये असंगत है। उसके बाद क्या है, परस्पर समांतर है, यू है तो पॉइंट यहाँ से, यह है पहचान यहाँ से। अगर उसका कोई हल नहीं है इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि दो समीकरण अगर एक दूसरे के समांतर है वही है जो एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। मान लो एक समीकरण ये थी हमारी, ठीक है, तो दूसरी समीकरण कैसी होगी, बिल्कुल इसके समांतर, ये ऐसे, ये इधर से कहीं तक बढ़ा लो, इधर से कहीं तक बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या हो जा, असंगत भी हो जा और परस्पर समांतर भी हो जाती है। ये तीसरा पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जा। उसके बाद है हमारे पास तीसरा क्या है कि दो रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। देखो दो समीकरण दे देगा हमें और उसे हल करने के लिए 4 विधि होती है, ठीक है। कितनी विधि भाई, 4 विधि। सबसे पहली विधि जो होती है वो होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसी हुई, अभी मैं एक सवाल करवा रहा, इन तीनों विधियों को समझा दूंगा उसी में, ठीक है, 3 नहीं 4, एक ग्राफीय विधि भी है। सबसे पहले है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में निकाल के समीकरण में रखे उसे हल कर दो, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट क्या है, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होगा कि दो चर राशि में हमें समीकरण दे देगा और हल करवाने को कहता है कि भाई विलोपन विधि से हल करो। सबसे आसान विधि यही है विलोपन विधि। उन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर राशि को हम, विलोपन का मतलब है काट देंगे समीकरण बना के, तो उसे कहते हैं विलोपन विधि। समीकरण को एक चर राशि को काट के दूसरे का मान निकाल के ऐसा करने को कहते हैं हम विलोपन विधि। उसके बाद है फिर वर्ज गुणन विधि। अब वर्ज गुणन विधि के लिए एक सूत्र हुआ है, वो सूत्र बताएंगे, उसके बाद
कुछ सवाल करेंगे उस पर, ठीक है। फिर है ग्राफी विधि, वो ग्राफ पर होगी, जो आपका कार्तीय तल बनागा वो ग्राफ पर होगा। तो कैसे होगा, चलो ठीक है, एक सवाल ले रहा मैं। सवाल मान लो मैंने कोई सवाल ले लिया, दो समीकरण ले लो। सबसे पहले क्या ले रहे हम, दो समीकरण ले रहे। उदाहरण के तौर पे हमने कोई सवाल ले लिया, मान लो मेरे पास समीकरण है 2x प्लस में y और माइनस के 5 और बराबर 0, ये समीकरण एक मान लो, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लो, मान लो दूसरा समीकरण है मेरे पास में 3x प्लस में 2y और माइनस के 8 और बराबर 0, ये मान लो समीकरण 2 है मेरे पास। तो चलो इसे हल करते हैं। सबसे पहले विधि लगा रहे हैं हम, कौन सी, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं। चलो सबसे पहला है हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से अब इसमें से कोई सी भी समीकरण उठा रहे, चलो हम कह रहे हैं समीकरण 1 से, हम कह देंगे इसमें समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1 हमारी, 2x प्लस में y माइनस के 5 और बराबर में 0। अब यहाँ से x का या y का हमें मान काटना, किसी भी एक का मान, तो सबको एक तरफ ले जाना और बस एक साइड में x या y रखना, ठीक है भाई। मान लो मुझे y का मान निकालना है यहाँ से, तो बाकी सब एक तरफ कर दूंगा और y को मैं इस साइड ही रख लूँगा, ठीक है। तो y तो यहीं पे छोड़ दो, माइनस का 5 इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 5, और प्लस के 2x इधर जाके हो जाएंगे माइनस के 2x। तो देखो y तो मैंने इधर ही छोड़ दिया और इसका मान क्या निकाल लिया, 5 माइनस 2x। तो ये आ गया मेरा मान 5 माइनस 2x, जहाँ मेरा y होगा वहाँ रख सकूँ मैं 5 माइनस 2x, और ये कहाँ रख दूँ मैं, समीकरण 2 में। तो मैं क्या कह दूँगा कि y बराबर 5 माइनस 2x समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो यहाँ से उठा लो समीकरण 2, 3x प्लस 2y अब माइनस के 8 बराबर 0। अब y का मान रखो यहाँ पे, देखो 3x तो जुका तू, प्लस में 2 भी जुका तू, y का मान क्या है ये, तो रख दो 5 माइनस 2x और बराबर 0। सॉरी माइनस 8 भी था, चलो माइनस 8 को मैं इधर पूछा दो तो हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है, क्योंकि दोबारा से लिखना पड़ेगा नहीं तो। 3x जुका तू हमारा, अब 2 के अंदर गुणा करो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और x का x और ये हो जाएगा बराबर 8, ठीक है। माइनस के 4x और प्लस के 3x, अब देखो एक प्लस का एक माइनस का तो घट जाएंगे, माइनस के 4x में से 3x गए, कितने x बच गए, 1x बच गया और माइनस का तो 10 तो ऐसा ही जुगा तू और हो जाएगा माइनस का x और बराबर कितना है हमारा 8। अब माइनस का जो x है इसे इधर ले जाकर प्लस का कर लो, क्योंकि जिसका मान निकल रहा है उसे प्लस का रखा करें, ठीक है। तो माइनस का x इधर ले जाओ और प्लस का 8 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 10 तो यहाँ जुगा तू, प्लस का 8 इधर आया माइनस का 8 और माइनस का x इधर गया प्लस का हो गया और 10 में से 8 गए तो कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया, x का मान आ गया निकल के। अब जब x का मान आ गया निकल के तो अब जब y का भी आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 इनमें से कोई से में रख लो, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि x बराबर 2 समीकरण किस में रख रहे हैं, चलो 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो हमारा मान है ये x बराबर माइनस का जो 2 है ये हम कहाँ रख देंगे, x बराबर 2, सॉरी माइनस करी प्लस का 2 समीकरण 1 में। तो क्या है समीकरण 1, 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। x का मान कितना 2 रखो यहाँ पे, 2 और इंटू में 2 और प्लस का है कितना y और माइनस के 5 बराबर 0, 2 दूनी 4 और प्लस का y और माइनस के 5 और बराबर में 0। माइनस के 5 प्लस के 4 घटेंगे, 5 में से 4 गए, माइनस का 1 बच गया और बराबर 0 और माइनस का 1 इधर जा कैसा हो जाएगा प्लस का 1। तो देखो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, यही क्या है हमारा आंसर, मतलब समीकरण का हल हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का भी मान आ गया और y का भी आ गया, ये हमारा जो है उत्तर आ गया, ठीक है। चलो अब ये तो थी हमारी कौन सी विधि थी, हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब कौन सी विधि लाएंगे, अब इस अलग हमारे पास एक विधि दूसरी क्या है, विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि कर रहे हैं अब जा कर रहे हैं हम विलोपन विधि, दूसरा है हमारा विलोपन विधि।
विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या कुछ है, चलो लिखते हैं इसे। पहला समीकरण उतार लेंगे हम, 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण 1 था हमारा, वही समीकरण ले रहा जो मैंने प्रतिस्थापन विधि में जो लगाई, वही समीकरण मैंने दोबारा से ले ली। ठीक है, अब इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, चलो विलोपन विधि लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी इसमें से कोई भी एक काटना पड़ेगा, मतलब या x को या y को एक जैसे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ ध्यान दो एक बार, हमारे पास यहाँ कितने x है 2 और यहाँ पे कितने हैं 3, बराबर तो नहीं है, तो हमें इसमें ऐसी संख्या से गुणा करनी जो इसके बराबर हो जा। लेकिन अगर हम किसी की मान लो इसमें कहीं की भी गुणा करें तो वो 3 नहीं होगा, तो हमें उल्टा काम करना पड़ेगा। समीकरण 1 में भी गुणा करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं की, और समीकरण 2 में भी किसी ना किसी की गुणा करनी पड़ेगी। देखो क्या करेंगे, अगर मैं 3 की तो गुणा 2 में कर दूँ 6 हो जाएगा, और फिर 2 की गुणा 3 में कर दो 6 हो जाएगा, तो दोनों जगह 6 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है कि नहीं, या फिर देखो यहाँ ध्यान दो 2y है, यहाँ पे y है, इसमें खाली 2 की गुणा कर दो 2y बन जाएगा, और y को हम काट देंगे यहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, चलो 2 की गुणा कर दी, 2x प्लस का y और माइनस के 5, और इधर भी 2 की गुणा कर दी, तो 2 की गुणा 2 में गई 4x, और 2 की गुणा y में 2y और माइनस के 5, और बराबर कितना हो गया 0। ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण 3 और 2 इन दोनों को हम रखे हुए काट लेंगे, एक दूसरे के नीचे रख लेंगे, तो हम कह देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, चलो समीकरण 2 ले लिया हमने। अब समीकरण 2 से क्या करोगे, कैसे करोगे, समीकरण 2 को इसके नीचे रख लो बस ऐसे ही, 3x प्लस के 2y और माइनस के 8 और बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस को हो जाएगा, घटाने पे चिन्ह पलट जा, तो माइनस के 2 और प्लस के 2y माइनस के 2y प्लस के 2y, ये तो दोनों कट गए। यहाँ माइनस के 3x है और यहाँ प्लस के 4x है, तो 4x में से 3x गया, 1x बच गया प्लस का, प्लस के 8 में से 5 भी गए, तो कितने गए 8 में से 5 गए, कितने बच गए हमारे पास में 3, और वो भी प्लस के, बराबर कितना आ गया 0। देखो यहाँ से हमने थोड़ा सा गलती कर दी शायद, 2 की जब हमने गुणा कर दी तो 2 दूनी 4 हुआ, 2y हुआ, लेकिन 2 पंजे कितना होना था यहाँ पे 10, तो यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ प्लस का 10 होता माइनस का 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x तो यहाँ बचेगा ही, और 10 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2 और बराबर 0, तो x बराबर भी 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब जब x का मान आ गया, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, y का भी मान आ जाएगा, तो चलो x बराबर जो है हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा यहाँ पे, क्या है 2x प्लस का y माइनस के 5 और बराबर 0। x का मान यहाँ रखो, 2 गुणा 2 प्लस का y और माइनस के 5 बराबर 0, 2 दूनी 4 प्लस का y और माइनस के 5 बराबर 0। 5 में से 4 गए, क्योंकि वो माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 1 बच गया बराबर 0, और y बराबर 1। देखो विधि चाहे आप जो मर्जी लगा लो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, उसमें भी हमारे मान वैसे आने, x का मान 2 है तो 2 ही आएगा, और 1 आया तो इसमें 1 ही आया। ठीक है, और इसमें भी 2 आया, और इसमें भी या फिर y का मान 1 आया, तो विधि आप चाहे जो मर्जी लगा लो, उनके मान नहीं बदलने के जो आपके चर राशि के आए थे पहले। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। विलोपन विधि होगी, उसके बाद कौन सी विधि है हमारे पास में, उसके बाद है हमारी वर्ज गुणन। वर्ज गुणन, देखो वर्ज गुणन विधि कैसे है और कैसे से आप हल करोगे। चलो वर्ज गुणन विधि कर रहे एक बार, कैसे है, तीसरी विधि है हमारी यहाँ, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, वर्ज गुणन विधि का एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और वो सूत्र कैसा हुआ है,
उसे याद रखने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी पड़ेगी, जो मैं बोलता नम्मा वो आपको यहाँ पे मेरे साथ बोलना है। तो देखो वर्ज गुणन का फॉर्मूला क्या है, वो x बटे में जब आपका आवेगा और फिर आवेगा एक y के बटे में, ठीक है, और फिर आवेगा 1 के बटे में, ठीक है। तो सबसे पहला बनेगा यो ऐसा बोला जा बी सी माइनस बी सी, यह वो लग रहा है बक माइनस बक, बी सी को बोला है बक और माइनस बक। फिर बोला जाए यहाँ से कि सी ए माइनस सी ए या का माइनस का, ठीक है। उसके बाद बोला जा ए बी माइनस ए बी या अब माइनस अब, ठीक है। तो क्या बनेगा सूत्र, x बटे बक माइनस बक बराबर y बटे का माइनस का बराबर 1 बटे अब माइनस अब। ये हमारा फॉर्मूला है कहीं का वर्ज गुणन विधि का, ठीक है, वर्ज गुणन विधि का। अब यहाँ ध्यान दियो, अभी पूरा फॉर्मूला नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ कैसे करना, अब इसे बोलना 12, यहाँ पर रखना 12 फिर 21, 12 21 मतलब A1 B1 C1 के लिए, तो हो जाएगा यो 12, तो इसका हो जाएगा 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21 फिर 12 और फिर 21। तो कैसा बनेगा B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा वर्ज गुणन विधि का सूत्र है, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र लगेगा वर्ज गुणन विधि के लिए, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दियो, x बटे बक माइनस बक बराबर y बटे का माइनस का बराबर 1 बटा अब माइनस अब। फिर उसके बाद क्या लिखोगे 12 21 12 21 12 21। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इस सूत्र को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। चलो अब जा अपना जो हमारा क्वेश्चन था उसे ले रहे एक बार। क्वेश्चन क्या था हमारा, वो कि समीकरण एक था उसमें 2x प्लस का y माइनस के 5 और बराबर 0, ये समीकरण एक था हमारे पास में। समीकरण 2 था क्या हमारे पास में 3x प्लस का 2y माइनस के 8 बराबर 0, ये समीकरण 2 था हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, हमें इस सूत्र में इसमें से कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी A1 A2 B1 B2 C1 C2, देखो ये है ना सब यहाँ पे। और इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब याद करो मैंने आपको 2 समीकरण पढ़ाई पीछे, व्यापक रूप 2 रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। उसमें क्या समीकरण थे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये वाले समीकरण थे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की उन्हीं से ही तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाल लेंगे हम। देखो कैसे करोगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब मैं इसकी तुलना समीकरण 1 से कर दूंगा तो यहाँ A1 के बराबर कौन आ जाएगा 2, B1 का मान कितना हो जाएगा, देखो इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब B1 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी की भी गुणा में 1 जरूर हो, ठीक है। C1 का मान कितना होगा, चिन्ह सहित लेना माइनस का 5, A1 B1 C1 का मान आ गया। अब A2 B2 C2 का निकाल लेंगे। अब क्या बोलोगे समीकरण 2 की A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। चलो A2 का मान कितना निकाल लोगे, देखो यहाँ से A2 कितना होगा 3, उसके बाद B2 यहाँ पे है कितना होगा 2 और C2 कितना होगा माइनस का 8। देखो सारों के मान निकट का आगे सीधा सूत्र वर्ज गुणन विधि से, क्या लिखोगे वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से, ठीक है। अब वर्ज गुणन विधि लगाओ, क्या है हमारे x बटे B1 माइनस C2 और माइनस के B2 माइनस C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस के C2 A1 बराबर 1 बटा
a1b2 माइनस के a2b1। ठीक है, अब मान रखो a1 b1 सबके मान आ गए। अब रखो इसमें, देखो कैसे रखोगे। चलो b1 का मान देखो क्या आया था हमारा, b1 का मान कितना है हमारे पास में, b1 का मान कितना है भाई, b1 का मान यहाँ से देखो 1 कोष्ट में रखो, गुणा में है फिर c2 का मान, c2 कितना है हमारे पास में -8, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। b2 का मान देखो दोबारा से, b2 का है 2 कोष्ट में, फिर गुणा में रखो c1 का मान, c1 का मान -5 बराबर। अब y के बटे में देखो क्या क्या मान रखोगे, c1 का मान c1 -5 गुणा में a2 कितना है 2, अब माइनस लग गया। c2 का मान देखो -8, a1 का मान देखो भैया a1 2 बराबर, अब जगह का मान 1/1, a1 का मान देखो कितना है, a1 का मान कितना है हमारे पास में 2 गुणा में b2 का मान कितना है हमारे पास में 2 माइनस a2 का मान ढूंढो भैया 3 गुणा में b1 का मान देखो भैया 1। हो गया, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने फॉर्मूले में। अब चलो इसे हल करते हैं। x तो जुका तुरा भागा ऊपर हमारा, -8 की गुणा 1 में गई -8, अब माइनस की गुणा माइनस में भी जाएगी तो प्लस, और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 बराबर y बटे -5 की गुणा 2 में गई तो माइनस के 5 दूनी 10, अब माइनस माइनस प्लस और 2 अठे 16 बराबर 1 जुका तू 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये हो गया x बटे 10 में 60 गए 2 बराबर y बटे 16 में से 10 घटाओ कितने बच जाएंगे 6, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया हमारा जो है मान हो जाएगा, अब अलग अलग के बराबर ले लो। देखो x बटा 2 इसके बराबर अलग हो जाएगा तो हो जाएगा x बटे 2 और बराबर 1/1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब y को अलग से ले लो, y बटे 6 और बराबर 1, तो यहाँ पे 1 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा 6। क्या लग रहा कि ये y का मान 6 है, यहाँ पे मुझे भी ऐसे ही लग रहा, कहीं ना कहीं हमारे पास मिस्टेक होगी। y का मान तो कुछ और था ना हमारे पास में, y का मान था 1, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे पास। कहाँ से है देखता हूँ मैं भी। तो यहाँ पे जो था हमारा देखो, यहाँ c1 था हमारे पास में -5 और a2 था हमारा 3, मैंने यहाँ पे रख दिया था 2 तो ये गलती हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, अब 16 में से 15 जाएगा कितने बच जाएगा यहाँ 1। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, और जब हम y बटा 1 बराबर 1/1 लाएंगे तो कितना हो जाएगा y बटा 1 बराबर 1/1 आ गया, क्योंकि 16 में से 15 जाके 1 बच गया था, अलग अलग के बराबर ले लिया। y जो का तो रह जाएगा, y 1 की गुणा 1 में जाएगी तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे x का मान 2 आ गया और y का मान आ गया 1। बस ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो आज तो बस इतना ही, 3 विधि बता दी, एक रहेगी बस विधि आपकी चौथी, वो है आपकी ग्राफीय विधि। वो मैं आप अगली वीडियो में जब मैं क्वेश्चनों की वीडियो बनाऊंगा उसके बाद वो उसमें ले लूँगा ग्राफीय विधि। तो बस आज के लिए तो इतना ही। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है जो नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले प्रेस पे ऑल करके। ठीक है, और जिससे आपको जल्द से जल्द जो है सारी वीडियो मिल जाए। और जिसने वीडियो नहीं देखी पुरानी वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके गणित की वीडियो देख ले। ठीक है, ओके, धन्यवाद।